आप सभी का स्वागत है आयुर्वेदा की क्लास में। हमारे पेपर 2 की ये यूनिट 7 है। अम, आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोग ही बताइए आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं। कोई भी बताएगा? जी बताऊं सर। हाँ जी, बताइए जी। आयुर्वेद शब्द आता है तो पता चल जाता है कि हम लोग अ, जो पारंपरिक रूप से जड़ी बूटी है इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हालांकि इसका हम पढ़ना है साइंटिफिक रूप से तो आयुर्वेद देखा जाए तो हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। और पहला है, अगर संधि विच्छेद करेंगे इसको तो क्या आयुर और प्लस वेद होता है। आयुर माने मतलब क्या होता है, हमारा लाइफ अर्थात जीवन होता है, और हमारा वेद वेद नहीं, विद धातु से बना है यानी विज्ञान बोलते हैं, यानी ज्ञान। इसको हम जिसके इसके बारे में हम जीवन हमारा जो है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करेंगे साइंटिफिक रूप से, वही हमारा आयुर्वेद होता है सर। बहुत बढ़िया पवन जी। अगर हम किताबी ज्ञान को छोड़ के वैसे पूछना चाहूँ मैं आप लोगों से, तो आप क्या समझते हैं अपने नेचुरल तरीके से, अपने व्यवहार में, अपने डेली रूटीन के हिसाब से बताएं तो आप क्या समझते हैं आयुर्वेद को? किताबी लैंग्वेज को आप एक तरफ रख के बताएं तो। कोई भी, जिसको भी जो पसंद, जो भी समझ में आए। जी सर, हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे घरेलू नुस्खा अपनाते हैं, बहुत सा जड़ी बूटी का बना हुआ आयुर्वेद तरीका से क्या होता थोड़ा है। ऊंचा बोलेंगे पवन जी? जी आवाज जा रही है? जी बोलिए। हाँ जी, बोलते हैं कि जैसे हम लोग जड़ी बूटी का जितने इस्तेमाल करते, पहले भी होते थे, ऋषि मुनि लोग होते थे, जड़ी बूटी से ज्यादा इस्तेमाल करते थे, वही आयुर्वेद से हम लोग इतना हम समझ पाते हैं सर। और कोई? अभी किसी ने सर मैं मैसेज भी किया बता था। रही हूँ जी। इसमें क्यों ये भी कह सकते हैं जैसे कि आयुर्वेद से मतलब ये हो गया कि पुराने तरीके से अपना बॉडी का इलाज करना, खान पान में चेंज लाना, जो हम खाते हैं पीते हैं उसमें क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए उस पे थोड़ा चेंज लाना, और किस वक्त खाना चाहिए उस पे चेंज लाना, जैसे आसनों में और इन सब चीजों में अपने एक हम लाइफस्टाइल चेंज जिसे बोलते हैं वो। जी, बहुत बढ़िया जी। पारिका जी। सर मैं बताती हूँ। हाँ जी, हमारे रुको। दादी नानी जो इस्तेमाल करते थे, जी जी। मतलब बहुत पुराना सा है आयुर्वेद। और हम्म। जो किचन में अवेलेबल होते हैं उतना जी। मालूम है, जैसे कि हल्दी, तुलसी, हम्म। जो पुराने से आया है, दादी नानी ने बताया वो हम्म। इतना। सर बोलिए हाँ बोलिए हाँ, इसमें। समिता जी बताइए। आपका होने दो कंप्लीट रूपाली जी, फिर मैं बात करती हूँ। हो गया बोल लीजिए, झालं ताई। चालेल। सर, आयुर्वेद वो होता है जो रोग आने से पहले या रोग होने से पहले हम लोग जो प्रिकॉशन लेते हैं, या रोग होने न देने की जो प्रोसेस होती है, इसके लिए जो हम लोग घरेलू हो या जड़ी बूटी हो जो यूज करते हैं, उसका ज्ञान मतलब आयुर्वेद का ज्ञान होता है। ठीक है जी, बहुत अच्छा बताया जी आप लोगों ने। सर इसमें एक ये भी चीज कह सकते हैं कि हम आर्टिफिशियल केमिकल्स को यूज नहीं करते जो लेबोरेटरी मेड होते हैं। हम इसमें वो केमिकल्स यूज करते हैं जो हम्म। नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर पाए, सॉरी, जो नेचुरली प्लांट में पाए जाते हैं, और हमारी बॉडी पे उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है जब तक उसको अत्यधिक ना कर दिया जाए, एक्सेस में ना कर दिया जाए। दूसरा, ये हमारी बीमारियों को आने पे भी ठीक करता है, पहले भी जैसा अभी तुमने बताया। हम्म। तीसरा इसके अंदर ये होता है कि अगर हम कोई भी ऐसी जड़ी बूटी ले रहे हैं तो वो उसके दुष्परिणाम को तो कम करता ही है धीरे धीरे, लेकिन साथ में हमें बल और पुष्टि भी प्रदान करता है जो आज के जी, टाइम में जो एलोपैथी नहीं कर पाती है। बहुत बढ़िया जी, आपने थोड़ा और भी आगे का बता दिया इसमें। चलिए सर हम जानते हैं। साइड इफेक्ट्स नहीं आयुर्वेद का होते कोई ना? उद्देश्य। हाँ। हेलो सर, हाँ आयुर्वेद हेमलता का जी। हाँ जी सर, आयुर्वेद का उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के साथ स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना, ऐसा एक उद्देश्य है उसका। जी, चलिए हम पढ़ लेते हैं। ये आपने थोड़ी आगे की बातें बता दी, बहुत अच्छा है आपके लिए, आपने इसका मतलब पहले पढ़ रखा है। हम जानते हैं आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद एक प्राकृतिक और समग्र स्वास्थ्य की पुरातन भारतीय पद्धति है
यह आयुर्वेद जो है संस्कृत मूल का यह शब्द 2 धातुओं के संयोग से बना है, आयु प्लस वेद। अभी कोई बता रहा था वो आयुर प्लस वेद, वो आयुर नहीं है, वो आयु प्लस वेद है। आयु अर्थात जीवन भी कह सकते हैं उसको, लंबी उम्र भी कह सकते हैं हम, और वेद वो तो विज्ञान है ही, उसको तो कोई नकार सकता ही नहीं। अतः आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान। अब हम जान लेते आयुर्वेद आया कहाँ से, है क्या चीज, ये कहाँ से है। आप लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने पता होगा श्री कृष्ण भगवान जी जब अर्जुन को कहते कि ये मैं ज्ञान आज पहली बार नहीं दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने बहुत बार दिया है, तो कोई वो सीक्वेंस बता सकता है? जी सर। जो जी बताइए। हाँ, योग का ज्ञान किसने किसको दिया, किसने किसको? भगवान कृष्ण है वो सबसे पहले सूर्यदेव को देते हैं, और सूर्यदेव जी अपने पुत्र जो मनु है, वैश्वत मनु, उसको, फिर वैश्वत मनु है वो अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को देते हैं, फिर वो जी, राजा को देते हैं। ऐसे फिर वो लुप्त हो जाया रहता है, उसको फिर ना भगवान कृष्ण है वो बाद में अर्जुन को देते हैं। बहुत बढ़िया जी। ऐसे ही आयुर्वेद का इतिहास शुरुआत में ब्रह्मा जी की तरफ से आया है, चरक संहिता के अनुसार भी और सुश्रुत संहिता के अनुसार भी। ये चरक जो है, ये चरक ऋषि थे, आप लोग सभी जानते होंगे, सुना होगा, जो योग से जुड़े विद्यार्थी हैं, सभी ने इनके नाम से परिचित होंगे। और सुश्रुत जी हैं, ये दोनों ही आयुर्वेद के सबसे जाने माने ऋषि माने जाते हैं। तो चरक संहिता जो चरक ऋषि ने लिख रखी है, उसमें उन्होंने लिख रखा है कि आयुर्वेद का ज्ञान शुरुआत में ब्रह्मा जी के पास था, उन्होंने वहां से फिर दक्ष प्रजापति को आया, और दक्ष प्रजापति जी से अश्विनो कुमार के पास आया, अश्विनो ऋषि के पास आया, अश्विनो ऋषि से इंद्र ऋषि के पास आया, और इंद्र ऋषि से भारद्वाज ऋषि जी को आया, वहां से फिर ये आत्रेय पुनर्वसु को आया, और पुनर्वसु से फिर ये आगे इनके 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जूतकर्ण, पराशर, हारित और शारपाणी। ये तो था जी चरक संहिता के अनुसार। अब देख लेते हैं सुश्रुत संहिता के अनुसार। सुश्रुत संहिता के अनुसार भी कुछ तक सिमिलर है, उसके बाद चेंज होता है। जैसे उन्होंने भी यही बताया कि आयुर्वेद का ज्ञान शुरुआत में ब्रह्मा जी के पास था, वहां से फिर ये दक्ष प्रजापति जी को आया, और वहां से फिर ये अश्विनों कुमार के पास आया, अश्विनों से फिर ये इंद्र कुमार के पास आया, और इंद्र से फिर ये धन्वंतरी जी को पाया, जो धन्वंतरी ऋषि थे, जिनके नाम पे कल परसों फेस्टिवल भी था। और वहां से फिर ये आया है औपधेनु के पास, वैतरण के पास, औरभ्र के पास, पोष्क कलावत के पास, और करवीर्य के पास, गोपुर रक्षित के पास, और फिर सबसे लास्ट में सुश्रुत ऋषि जी के पास आया। जब ये ज्ञान सुश्रुत ऋषि जी के पास आया, तो इससे पहले जो था वो ये मौखिक था, बस सुनते थे, याद कर लिया, आगे बोल दिया। जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं उनको, श्रुति। श्रुति प्रस्थान। हाँ, तो इससे पहले श्रुति प्रस्थान था, बाद में ये लिखा गया, तो सुश्रुत ऋषि जी ने इनको लिख दिया, लिख के ये लोगों के सामने आ गया। पर इन्होंने क्या किया, जो लिखा ना वो थोड़ा सा हाई फाई लैंग्वेज में लिख दिया। ऐसे जो शारपाणी था, शारपाणी जी का वो कॉपी पे यूं का यूं कॉपी करके और आगे पेश करके वो चरक ऋषि जी ने उसको चरक संहिता के नाम से दे दिया, कुछ थोड़ा बहुत अपना ऐड कर दिया। तो यहाँ तक ये आयुर्वेद था। आप लोगों ने सभी में समझ में आ गया होगा, ये सीक्वेंस आप थोड़ा सा याद कर लेना। उसके बाद आते हैं आयुर्वेद के जो मुख्य ऋषि हैं, वो 3 हैं, जिनका नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पे। आचार्य चरक हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी, उस जो ग्रंथ लिखा वो अपने नाम से लिखा, उसमें लिखा चरक संहिता उसका नाम है, मार्केट में मिल जाता, आप किसी को इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं उसको। और उसमें औषधि प्रदान ग्रंथ है वो, उसमें औषधियों के बारे में लिखा गया, जैसे नीम से क्या फायदा होता है, गिलोय से क्या फायदा होता है, हल्दी से क्या फायदा होता है। उन्होंने ऐसी चीजें लिखी जो हमारे घरेलू उपयोग में होती है, रूटीन की चीजें। और जो आचार्य सुश्रुत जी थे, उन्होंने लिखी सुश्रुत संहिता, और उसमें उन्होंने चिकित्सा प्रधान ग्रंथ लिखा उसको, उसमें चिकित्सा के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया विस्तार से, चिकित्सा सर्जरी के बारे में। तो इनको चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। और जो आचार्य वाघभट्ट जी हुए हैं, वो आचार्य चरक के प्रमुख शिष्य थे।
उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, 2 ग्रंथ लिखे। एक का नाम है अष्टांग संग्रहम, एक का नाम है अष्टांग हृदयम, और ये भी औषधि प्रदान ग्रंथ है। पर आपने देखा होगा आचार्य वाघ भट्ट जी इन दोनों की बजाय सबसे ज्यादा फेमस हो गए। हालांकि जो सुश्रुत संहिता है वो तो चिकित्सा बेस्ड है, उसमें तो सर्जरी के बारे में बताया गया है। पर जो चरक ऋषि जी थे, उन्होंने जो अपनी चरक संहिता ग्रंथ लिखा, वो थोड़ा सा हाई फाई लैंग्वेज में लिख दिया। उन्होंने लिख दिया हल्दी से क्या होता है, उसके अंदर क्या साल्ट होते हैं, ये वो। और इन्होंने उससे भी कॉमन जो नॉर्मल जो आम जनता को समझ में है उस भाषा में इसको लिख दिया, उन्होंने संस्कृत में लिख दिया। इसलिए लोग उनको अच्छे से जान नहीं पाए, पकड़ नहीं बन पाई लोगों की चरक संहिता पे। सिर्फ जो संस्कृत के ज्ञाता थे वही पढ़ सकते थे उन्होंने उसको। इन्होंने क्या किया, अष्टांग संग्रहम और अष्टांग हृदयम में अपनी जो नॉर्मल भाषा, जो लोगों जो नॉर्मल से नॉर्मल भाषा थी, सादापन, वो डाल दिया अपनी ग्रंथ में, जिससे लोग इसको अच्छे से जान सके और अपने आप को ठीक रखें। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, अष्टांग संग्रम और अष्टांग हृदयम। जैसे आप लोग ये समझिए, रामायण एक तो लिखी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने, और एक लिखी थी रामचरित जो मानस लिखी थी वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। पर महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण थी वो इतनी नहीं लोगों की मन में छाप बना पाई जितना कि उन्होंने जो लिखी थी गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस, वो ज्यादा पॉपुलर हो गई। उन्होंने पॉपुलर होने का उसका एक ही रीजन था कि उन्होंने आम जनता की जो पकड़ थी ना, वो जो नॉर्मल से नॉर्मल भाषा थी उसमें लिख दिया उसको, जिससे लोगों का इंटरेस्ट भी बना, समझ में भी आने लग गया और लोग उसको जानने भी लग गए। ऐसे ही ये आचार्य जो वाघभट्ट ऋषि हुए, इन्होंने भी ऐसे ही किया। इन्होंने छोटी छोटी भाषा, जैसे लार से क्या फायदा होता है, सलाइवा से पानी कब पीना चाहिए, किस टाइम ज्यादा पीना चाहिए, किस टाइम कम पीना चाहिए, उन्होंने ऐसे पानी बैठ के पीना चाहिए, खड़े होके नहीं पीना चाहिए, ठीक है। और जैसे उबासी को रोकना नहीं चाहिए, शरीर के अंदर वेग होते हैं, हमारी अपान वायु बाहर आती है तो इनको रोकना नहीं चाहिए। उन्होंने ये छोटी छोटी बातें लेके, है ना, इनसे लोगों में अपनी छाप बना डाली। तो इसलिए ये आचार्य वाघभट्ट जी के जो ग्रंथ था अष्टांग संग्रम और अष्टांग हृदयम, ये ज्यादा फेमस हो गया। अब किसी ने इसका बताया था कि आयुर्वेद का उद्देश्य ये है, तो आयुर्वेद के 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा जो उद्देश्य है रोगी व्यक्ति के विकारों को दूर करके उन्हें स्वस्थ बनाना। और ये अकेली ऐसी पद्धति है आयुर्वेद पद्धति जो कहती है कि स्वस्थ व्यक्ति जो है वो स्वस्थ ही रहे, हम उसकी रक्षा करते हैं, ये आयुर्वेद कहता है। बाकी जितनी भी पैथी, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्यो हो, और भी तरह तरह की पैथी है, वो कहते हैं कि पहले आप बीमार होइए, फिर हम उसको जांचेंगे, उसके सिम्टम ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, उसके बाद हम आपकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके स्वास्थ्य की, हम उसको बीमार ही नहीं होने देंगे। और कोई बीमार हो गया तो उसके बीमार के जो कारण है, जो उसका विकार है, उसको दूर करेंगे। रोग का इलाज नहीं करेंगे, रोग का जो कारण है उस कारण का निवारण करता है आयुर्वेद। तो यहाँ तक था ये। ऐसे ही ये भी धीरे धीरे विलुप्त होता गया था, बाद में जब ऋषि वाघभट्ट जी आए उन्होंने फिर से पॉपुलर कर दिया इसको। अब स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है वो जान लेते हैं। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य प्रकार विकार प्रशमन च, ये चरक संहिता है, उसमें 30/26 का ये सूत्र है, इसको आप पढ़ लेंगे। इसका यही मतलब है कि जो स्वस्थ व्यक्ति उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य विकार प्रशमन च, जो रोगी व्यक्ति है उसके विकारों को दूर करके उसे स्वस्थ बनाना। अब हम जानते हैं रोग और स्वास्थ्य के बारे में। चरक ऋषि के अनुसार रोग की परिभाषा क्या है वो जानते हैं। शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों का सम मात्रा में, मतलब उचित मात्रा में होना ही आरोग्य है, और इनमें उतार चढ़ाव आना, विषमता आना, कम ज्यादा होना, उसी को ही रोग बताया गया है। चरक ऋषि के अनुसार रोग की परिभाषा ये है और आरोग्य की परिभाषा ये है। जो हमारे 3 दोष होते हैं, अगर वो सम मात्रा में है तो आदमी ठीक है, अगर वो बढ़ गए या घट गए तो आदमी रोगी होगा।
सुश्रुत ऋषि के अनुसार जो है रोग की परिभाषा और स्वास्थ्य की परिभाषा वो ये है, सम दोष है, समाग्निश्च, सम धातु, मल क्रिय, प्रसन्न आत्मनेन्द्रिय मन, स्वस्थ इति विधीयते। सम दोष मतलब हमारे शरीर में जो दोष होते हैं वो हमारे सम रहने चाहिए। कोई बताएगा हमारे शरीर में कितने दोष होते हैं? त्रिदोष। ठीक है जी। उससे आगे है समाग्निश्च, हमारे शरीर में जो अग्नि है वो भी सम रहनी चाहिए। कोई बताएगा जी हमारे शरीर में कितनी अग्नियां होती हैं? 13 प्रकार की अग्नि। 13। कोई बता सकता 13 प्रकार की अग्नियों के नाम? 7 धातु अग्नि, 5 बहुत भूत बढ़िया, अग्नि, 1 जठराग्नि। बहुत अच्छा जी संतोषी जी। उससे आगे आता है सम धातु। सम धातु आप सभी ने पढ़ी होंगी, अब आपके उपनिषद चल रहे थे, उपनिषदों में भी आया है, और शिव संहिता चल रही थी, वशिष्ठ संहिता, इनमें भी आया है। कितनी धातु होती है हमारे शरीर में? 7। 7। सप्त धातु। सब धातु बता सकता है जी कोई सीक्वेंस में? जी, रस, रक्त, मांस, रस, मेद, रक्त, अस्थि, मांस, मज्जा, वीर, शुक्र। अस्थि, मज्जा, रस, शुक्र। काजल जी बताएं दोबारा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। उसमें भी शुक्र को वीर्य और रज करके 2 में बांटा गया है। ठीक है जी, सम धातु हो गया। आगे मल क्रिया, जो हमारी मल की क्रिया होती है। कोई बता सकता है हमारे शरीर में कितने प्रकार के मल होते हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार है। बता सकता है जी कोई? मल, मूत्र और पुरुष है। ठीक है, इसको छोड़ के भी कुछ होता है? इन्होंने क्या बताया? मल मूत्र और पौरुष, पूरी। पसीना बोलते उसको, पसीना पसीना पुरीत, बोलते स्वेट। हैं। पुरीत। उसके पेट अलावा है। हाँ, उसको उसके स्वेट अलावा बोलते भी हैं। होती है। उसको छोड़ के कोई बता सकता है कोई? मलपुरी से। जी मलपुरी। सर, ईयरवैक्स है, आंसू हैं, और इसके ये अलावा सब तो उन्हीं के ही कैटेगरी के अंदर में आ जाता है ना। 3 जो अच्छा होते हैं उनके उन्हीं के लिए। अंदर में आ जाता और अच्छा पुरुष के बताता अंदर हूँ। की आ चलिए चलिए, जाएगा। आपने उबासी बोला है, उबासी उनकी कैटेगरी में आता है। शरीर से जो भी चीजें बाहर आती हैं ना, जो बढ़ती हैं शरीर से बाहर की तरफ, वो सब शरीर के लिए मल होता है। जैसे आंखों से आंसू का आना, नाक से मल का आना, कान से मल का आना, नाखूनों का बढ़ना, पसीने का शरीर से बहाना, यूरिन का शरीर से बाहर आना, मल का शरीर से बाहर आना, ये सब हमारे लिए मल क्रिया होती है। किसी का पता रुके तो बॉडी डिटॉक्स कैसे हो जाएगी? कफ बढ़ता है तो आदमी की नाक आती है, नाक बहना बोलते हैं जिसको। अब नाक नहीं बहेगी तो कफ अंदर रुकेगा, आदमी को साइनस होएगा, नजला बनेगा, अंदर टपकेगा, अस्थमा हो जाएगा। ठीक है ना जी? तो ये सब शरीर से जितनी भी बाहर की तरफ की क्रिया, उबासी आना, ये वेग में आते हैं। जम्भाई आना, छींक आना, ये वेग होते हैं हमारे, ये अलग हो गए थोड़े। और जो हमारी मल क्रिया होती है उसमें आता है हमारा आंखों से आना, कान नाक से आना, नाखूनों का बढ़ना, बाल का बढ़ना, ये सब हमारे लिए मल होते हैं। तो ये सभी क्रियाएं हमारी सम रूप से चलनी चाहिए। प्रसन्न आत्मनेन्द्रिय मना, हमारी आत्मा, हमारी इंद्रियां, हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए। स्वस्थ इति विधीयते, यही स्वस्थ की परिभाषा है। हमारे जो सभी दोष हैं, जिसके सभी दोष सम मात्रा में हो, सभी अग्नि 13 प्रकार की जो भी अग्नि वो सम मात्रा में हो, धातु जो हमारी 7 व सातों के साथ ही सम मात्रा में, कोई कम ज्यादा ना हो, मल की जो क्रिया है वो हमारी सुचारू रूप से चलती रहे, हमारी इंद्रियां, हमारा मन स्वस्थ रहे, यही स्वस्थ की परिभाषा है। अगर हम इसको अप्लाई करके देखें अपने ऊपर, तो मेरे हिसाब से तो कोई स्वस्थ होगा नहीं। और हमारी क्लास में नहीं, कोई करोड़ों में जाकर कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो स्वस्थ होगा। अगर हम सुश्रुत ऋषि की परिभाषा के अनुसार, स्वास्थ्य की परिभाषा के अनुसार अपने ऊपर अप्लाई करके देखें तो इसमें सब कुछ आ गया। और अपना पूरा आयुर्वेद इसी परिभाषा के ऊपर घूमेगा, पूरा आयुर्वेद। तो आपने इसको याद कर लेना, इसमें सीक्वेंस भी आती है, आगे पीछे करके दे देंगे। और सूत्र संख्या इसकी 15/41। समझ में आई जी परिभाषा आप लोगों को? जी सर जी।
जिसके सभी दोष समान हो, 3 दोष हो गए, सभी अग्नि समान हो, 13 प्रकार की अग्नि होगी, 7 धातु अग्नि, 5 हमारी भूताग्नि, और ये एक हमारी जठराग्नि। सम धातु, जिसकी धातु सम हो, और जी मल क्रिया हमारी सम हो, प्रसन्न आत्मेंद्रिया, हमारा मन स्वस्थ हो, खुश हो, प्रसन्न हो, यही हमारे स्वास्थ्य की परिभाषा है सुश्रुत ऋषि के अनुसार। अब हम जानते हैं जी अष्टांग आयुर्वेद। जैसे योग दर्शन में आपने अष्टांग योग पढ़ा है, ऐसे इसमें अष्टांग आयुर्वेद होता है, और इसकी सीक्वेंस आती है, आप इसको याद कर लेना, ये आगे पीछे होके पूछ लेते हैं, इसको सीक्वेंस में लगाए। तो पहली अष्टांग योग आयुर्वेद में जो हमारा है वो है काया चिकित्सा। काया मतलब अग्नि से चिकित्सा दी जाती है, जैसे सन बाथ देते हैं, जैसे स्टीम बाथ देते हैं, ठीक है, और वो हॉट पैक से देते हैं। आजकल तो तरह तरह की और भी थेरेपी आ रखी है, जैसे रूम के अंदर हॉट कोल को करके उसको टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उससे स्वेट आता है, और भी बहुत सारी थेरेपी आपने देखी होंगी, सुनने में आई होंगी। तो काय चिकित्सा में ये अग्नि के, आप यहाँ कंफ्यूज है, काय मतलब आप शरीर से सोचेंगे कि या तो स्किन की चिकित्सा होगी, तो यहाँ कंफ्यूज हो सकते, तो आप इसको ध्यान रखना। काय चिकित्सा मतलब अग्नि से चिकित्सा। बाल रोग चिकित्सा, बाल मतलब बच्चा, तो शिशु, तो ये गर्भावस्था या शिशु संबंधित, इसमें माँ की और बच्चे की दोनों से संबंधित चिकित्सा की जाती है, जब कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसकी। भूत विद्या, भूत मतलब हम वैसे समझ लेते कि भूत है, भूत है, ऐसा कुछ नहीं होता, जो है तो वास्तविक है, नहीं तो भाई भ्रम है, और भ्रम मतलब मानसिक रोग। तो देखो ये आयुर्वेद बोलता है ना भूत वूत कुछ नहीं, वो मानसिक रोग है, ठीक है। तो इसमें हमारे जो आजकल वो क्या बोलते हैं साइकाइट्रिस्ट, वो इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो आजकल नई तरीके से बन गया है, तो ये मानसिक रोग में आता है। आगे आता है जी शल्य चिकित्सा या शल्यत्र तंत्र। इसमें हमारी शल्य चिकित्सा आती है, सर्जरी की जाती है। अ, शल्य चिकित्सा जो ग्रंथ है वो किन्होंने लिखा हुआ है? आचार्य सुश्रुत जी। सुश्रुत जी ने। आचार्य सुश्रुत जी, सुश्रुत। सर्जरी अबाउट, जी जी, जिसके बारे में सर्जरी। आगे आता है शालक्य तंत्र। शालक्य मतलब होता है सलाह का संबंधित, जिसमें हमारा ईएनटी आता है, जो नाक कान गला आंखें, ईएनटी वो आप समझते ही हैं। तो ये उससे रिलेटेड जो भी है, तो इस शलाका तंत्र के संबंधित इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, आँख का, नाक का, कान का, गले का, ईएनटी में आते हैं। अगध तंत्र, अगध मतलब विष, विष से चिकित्सा करे, जैसे किसी ने जहर पी लिया या कुछ जहरीली चीज उसको काट गई, सांप बिच्छू ऐसा कुछ काट गया, गलती से कुछ ऐसी चीज खाई गई, कई बार फूड पॉइजनिंग भी इतनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है, तो इसमें विष संबंधित चिकित्सा दी जाती है। आगे आता है रसायन तंत्र। रसायन मतलब केमिकल न्यूट्रिशन। तो इसमें 7 धातुओं की चिकित्सा, जो हमारी सब धातु होती हैं उनकी चिकित्सा की जाती है, जो भी हमारे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र होती है। और वाजीकरण तंत्र होता है, इसमें शुक्र संबंधित चिकित्सा दी जाती है, जो 7 धातुओं में सबसे लास्ट की है, वो सबसे हमारा बेस होता है। वाजीकरण आपने सुना होगा ना, वाजी मतलब बांझ, जिसके बच्चे नहीं होते उसको बोलते हैं ना बांझ, तो वाजी मतलब वो होता है। इसमें वाजी में आप कंफ्यूज मत होना, वाजी मतलब कभी आप उसमें रहो, वशीकरण वाला वाजीकरण है ये, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ऐसा। जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। शुक्र संबंधित गायनेकोलॉजिस्ट। चिकित्सा दी जाए, इसमें जैसे वो होते हैं ना नपुंसक लोगों की चिकित्सा होगी, और लेडीज को बच्चे नहीं होते, आजकल तो तरह तरह की थेरेपी आ गई हैं, क्या क्या सर बोलूं, इसमें थेरेपी। इसको गायनेकोलॉजिस्ट से रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ हाँ, वही वही जी, वही वही है। वही होगी। जैसे आजकल थेरेपी आ गई ना, बेबी टेस्ट ट्यूब हो गया, और जी। सैरोगेसी वगैरह वगैरह बहुत सारी है, तो इसमें वो ये कहें आप स्पर्म से रिलेटेड है। ओके। आईवीएफ की तरह ही होंगे सब कुछ, जो पहले होता हाँ था हाँ अब हाँ, दोबारा से आप वापस आ गए हैं। जी जी जी। अब इसमें मतलब जिनको बच्चे नहीं होते, वो मेल में भी कमी हो सकती है, फीमेल में, तो दोनों की ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये ओके। स्पर्म से रिलेटेड आप इसको समझ सकते हैं। ये जी। वाजीकरण का मतलब ये है, कभी आप इसको वशीकरण से, वाजीकरण, वशीकरण का मतलब, वाजीकरण का मतलब होता है अपने अधीन करना। तो इसमें वही आ गया कि आप अपनी धातुओं को, आपकी धातु मतलब बाहर जा सकती है, कमी हो सकती है उसमें कुछ भी, तो उस पे ट्रीटमेंट किया जाता है।
समझ में आया जी? जी जी जी। अब देखिए ये 3 जो इम्पोर्टेंट लाइन है इनको आप याद कर लेंगे। शल्य चिकित्सा के जो जनक हैं वो महर्षि सुश्रुत जी को कहा गया है, ठीक है। और जो हमारा आयुर्वेद है वो अथर्ववेद में से निकला हुआ है। कोई बता सकता है हमारे कितने वेद हैं? 4 4 वेद। मूल वैसे थे, ओरिजिनल 3। पहले हमारे 3 वेद थे, बाद में चौथा वेद आया। आप सीक्वेंस बताएगा कोई जी चारों की? ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहले हमारे 3 वेद ही थे, अथर्ववेद सबसे लास्ट में आया था। और अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है, ठीक है जी। जी और जो आयुर्वेद का देवता माना जाता है वो ऋषि धन्वंतरी जी को माना जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं तो ये इम्पोर्टेंट से थे, ये मैंने लिख दिए थे, तो आप इसको कुछ और भी हैं आगे तो भी जानेंगे हम। अब जानते हैं जी पंच महाभूत का और आयुर्वेद का संबंध आपस में क्या है। पंच महाभूत जो होते हैं उनको कोई सीक्वेंस में बता सकता है जी? जी सर, बताऊँ। जैसे और ग्रंथ में पढ़ते हैं तो अलग अलग सीक्वेंस बताएगा, पहले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन हम आयुर्वेद के अनुसार सीक्वेंस बोलेंगे तो सर्वप्रथम आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई, इसके बाद वायु, फिर अग्नि तत्व, फिर जल और पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई। पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से फिर मिलके आकाश में से निकला वायु, वायु और आकाश में से मिलके निकला फिर अग्नि, आकाश वायु अग्नि में से निकला पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि पृथ्वी में से निकला जल। नहीं, गलत हो गया, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ऐसे बोलेंगे इसको, ठीक है जी। जल पहले आया। पहले आएगा जी हाँ, आकाश। इसको हम नहीं अगर अपने हाथ से रिलेट करें तो जो हमारा थंब होता है उसको आकाश मानते हैं, जो फर्स्ट फिंगर जी होते हैं उसको वायु मानते हैं। आप कभी जब भी कई जगह देखा होगा आपने, जो प्राणायाम करवाते हैं ना तो वायु मुद्रा बनवा के करवाते हैं, फर्स्ट फिंगर को फोल्ड करके और उसको थंब से जी प्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं ये वायु मुद्रा है। और इसका मतलब कि वायु कंट्रोल में होगी। अब आपकी अगर वायु बढ़ी हुई है तो प्राणायाम के जरिए आपको उबासी आएगी और उदान वायु अपान वायु बाहर आएगी, तो उससे भी आप कंट्रोल होंगे, या आपकी गैस पास होगी या आपको उबासी आएगी। और अगर आपकी वायु घटी हुई है तो आपको जो प्राणायाम है उसके जरिए आपको सही वायु आपके जो सही ऑर्गन है वहां तक पहुंचेगी। ऐसे बोला जाता है कि वायु मुद्रा करके प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो होती है आकाश, फर्स्ट थंब को आकाश से रिलेट करते हैं, फर्स्ट फिंगर जो होगी हमारी उसको वायु से करते हैं, और जो फिर हमारी सेकंड फिंगर होगी उसको हम अग्नि में, आकाश वायु अग्नि मानते हैं, और जो सेकंड लास्ट होती है उसको हम जल मानते हैं, और सबसे लास्ट जो हमारी होती है उसको हम पृथ्वी मानते हैं, ठीक है जी। सर, वैसे तो जो हम पढ़ते हैं उसमें होता है कि अंगूठा अग्नि है, पहली उंगली आकाश, नहीं हाँ वायु, फिर दूसरी हाँ। होती है वायु, तीसरी होती है हम्म पृथ्वी, और लास्ट हम्म वाली मिडिल फिंगर होती है जल। हम्म। यहाँ अलग है। देखो जी आयुर्वेद के हिसाब से जो सीक्वेंस है वो ये है, और ये ही है जो आपको सही जगह मिलेगी। आकाश मतलब जो एक्यूरेट है ना वो सीक्वेंस ये है। मैं एक जगह कुछ ग्रंथ पढ़ रहा था, कोई अब मेरे को याद नहीं वो मैंने कहाँ पढ़ी वो बात, मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा था कि आए भी ऐसे हैं और जाएंगे भी ऐसे ही। अब जैसे आकाश आया शुरू में, आकाश के बाद वायु आई, वायु के बाद अग्नि आया, अग्नि के बाद जल आया, जल के बाद पृथ्वी आई। तो फिर मैं उसमें पढ़ रहा था, कोई पता नहीं अब मेरे को वो कौन सी बुक थी, उसमें लिखा था ये आए भी ऐसे हैं और जाएंगे भी ऐसे ही। तो नीचे लिखा था ये वशिष्ठ जाएंगे, संहिता में है सर ये क्रम। नहीं ये सभी जगह यही क्रम है। नहीं मतलब आपने जो अभी मेंशन किया ना, आए भी ऐसे है और जाएंगे भी ऐसे, तो ये वहां पे मेंशन है ऐसा। आई हाँ थिंक स्वर मेंशन योग तो में भी वशिष्ठ इसके संहिता बारे में में भी बात है, की। पर वशिष्ठ संहिता में रीजन नहीं दे रखा। पर उसने जो दे रखा था रीजन वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। उसमें लिख रखा था कि जैसे मान लो इतनी जो हमारे झरने चल रहे हैं, इतनी बारिशें होती हैं, इतने ग्लेशियर जो हैं, दिन रात नदियां बह रही हैं, समुद्र में मिल रही हैं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाएगा। तो पृथ्वी तत्व हमारा खत्म हो गया, क्योंकि पृथ्वी तो नीचे दब गई, ऊपर जल ही जल रह गया।
उसमें ये बता रखा था कि आए भी ऐसे और जाएंगे कैसे। तो पृथ्वी तत्व तो हमारा स्किप हो गया उसमें, पृथ्वी पूरा जल ही जल फैल गया। तो फिर जब वो जल इतना फैल गया, क्योंकि फिर पेड़ पौधे तकरीबन नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ गल जाएंगे, कुछ पानी में खड़े रहेंगे, आंधी तूफान बारिशों से वो जड़ें उनकी ढीली हो जाएंगी तो वो भी गिर जाएंगे। तो फिर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा, वो जल को सुखाएगा, सुखा के क्योंकि वो ऊपर ले जाएगा उसको, तो जल भी खत्म हो गया। उसके बाद अग्नि उसको और वायु में मिला देगी, फिर अग्नि भी खत्म हो जाएगी और फिर वो वायु भी आकाश में मिल जाएगी। पर अब मेरे को ध्यान नहीं है वो कौन सा ग्रंथ था, उसमें कहीं पढ़ रहा था, पता नहीं वो मैगजीन थी या क्या था, अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। तो वहां उसमें ऐसे करके बता रखा था, ये आए भी ऐसे और जाएंगे भी ऐसे ही। और सीक्वेंस यही है जी, आप इस सीक्वेंस में कंफ्यूज मत होना, सीक्वेंस आती है, ठीक है। इसमें ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं, और सीक्वेंस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपके और ग्रंथ है ना, उनसे भी सबसे सीक्वेंस के ज्यादा आते हैं। आया पढ़ते हैं, पांच महाभूत और आयुर्वेद का क्या संबंध है आपस में। आयुर्वेद के अनुसार पंच महाभूतों से ही शरीर व शरीर के मूल दोष, धातु व मल की उत्पत्ति हुई है। जो हमारे पंचभूत है उन्हीं से हमारा शरीर बना है। आपने एक श्लोक भी, सूत्र भी सुना होगा, यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे। जो हमारी प्रकृति में, हमारे पिंड में है, धरती पे है, इस इन्वायरमेंट में, वही हमारे शरीर के अंदर भी है। और वैसे भी कोलिरेट करते हैं कि आकाश हमारा फास्ट रखते हैं हम, आकाशीय इसमें आगे बताएंगे सारी चीजें। वायु से हम प्राणों को कंट्रोल करते हैं, अग्नि से चिकित्सा सन बात लेते हैं, जल हमारे अंदर है मोस्टली। और जी, पृथ्वी है हमारा जो भारी भरकम से जो स्थूल बोलते हैं जिसको, वो होगा पृथ्वी। आकाश महाभूत की प्रधानता होती है, उसको आकाशीय द्रव्य के द्वारा की जाती है। वायु महाभूत होता है, उसकी प्रधानता होती है, वो वायव्य द्रव्य में कहलाता है। और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, वो तेजस द्रव्य से कोरिलेट करता है उसको। और यहाँ जल में आके आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जल महाभूत की जो प्रधानता होती है उसको हम आपे भी बोलते हैं और जलीय द्रव्य भी बोलते हैं। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आपस में भी सही मिलान में भी आ सकते हैं कि इसको इससे मिलाइए, तो आप कंफ्यूज नहीं। और पृथ्वी तो पार्थिव द्रव्य है। आगे जानते हैं पंच महाभूतों के गुण क्या होते हैं। इसमें थोड़ा सा एक दो आपको ऊपर नीचे सेम भी मिलेंगे, तो आप इससे घबराना नहीं है, आप अच्छे से याद कर लेंगे इनको। जो पंच महाभूत होते हैं हमारे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब आकाश का सिम्टम जानते हैं कि उसके गुण क्या होते हैं। आकाश मुलायम होता है, हल्का होता है, सूक्ष्म होता है, समतल होता है और शब्द, ये इसका गुण होता है। ये आकाश हमारे पंच महाभूत हो गए। और पंच हमारे फिर वो क्या होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप। कोई बताएगा कि किन को बोला जाता है ये। पंच आपने तन्मात्राएं। 26 पंच तन मात्राएं आपने योग दर्शन में पढ़ा होगा, पहले ही दिन सांख्या दर्शन के वो 26 तत्व जी सर। आता ना, पंच तन मात्राएं बनती है सबसे लास्ट में। जी जी सर। जी सर। जी, तो ये वही है, ये जो पीछे लिखे हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आकाश का जो गुण होता है वो मुलायम होता है, हल्का होता है, सूक्ष्म होता है, समतल होता है, शब्द होता है। वायु जो होती है वो हल्की होती है। देखो, अब हल्का आकाश में भी आ गया, वायु में भी आ गया, तो इससे आप घबराना नहीं है। वायु हल्की भी होती है, शीतल होती है, रुक्ष होती है, खुरदरी होती है, सूक्ष्म होती है और स्पर्श करती है उसको। अग्नि, अग्नि गर्म होती है। अग्नि तो आप समझते, तीक्ष्ण होती है, सूक्ष्म होती है, हल्की होती है, रुक्ष होती है, चिपचिपा रहित होती है और रूप इसका गुण होता है। तन्मात्रा जो होती है इसकी रूप होती है। जल, जल तरल होता है, शीत होता है, गुरु होता है, गुरु मतलब भारी होता है। अब इसको याद रखेंगे, ये और जगह भी आएगा। गुरु भारियों को बोलते हैं। आगे स्निग्ध होती है, चिकनी होती है वो, और मंद होती है, सांद्र होती है, चिपचिपा होता है उसमें, और रस होता है। ठीक है। अग्नि हमारी चिपचिपा रहित है, और जल होता है वो हमारा सांद्र होता है, चिकना होता है। ऐसे ही पृथ्वी, पृथ्वी देखो ये भारी आ गया तो इसको गुरु भी लिख सकते हैं, भारी भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन बनाने वाले तो आप इसमें घबराइएगा मत। भारी, दृढ़, सख्त, स्थूल, चिपचिपा रहित, ठोस और गंध, ये इनके गुण होते हैं।
शरीर में विद्यमान 3 दोष होते हैं, सप्त धातु होती है और मल होती हैं, आदि भी पंच महाभूत के मिश्रण से ही बने हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि आयुर्वेद के अनुसार पंच महाभूतों से ही शरीर और शरीर के मूल दोष धातु व मल की उत्पत्ति हुई है। तो इसका मतलब शरीर हमारा पंच महाभूतों से ही बना है। अब आगे जानते हैं आगे क्या लिखा है। तीनों दोष सप्त धातु मल आदि भी पंच महाभूत के मिश्रण से ही बने हैं। वही लाइन फिर से रिपीट कर रखी इसमें, ये गलती से हो गई मेरी। आगे आता है जी त्रिदोष का सिद्धांत। ऐसे 3 तत्व जो स्वास्थ्य के आधार स्तंभ हैं और अनुचित आहार विहार से दूषित होकर रोग पैदा कर देते हैं, यही त्रिदोष कहलाते हैं। कोई बताएगा कि दोष क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि इन्हीं से तो हमारा शरीर बन रहा है। पर हाँ जी, अगर ये इम्बैलेंस हो जाए, इनमें से कोई भी एक ऊपर नीचे, मतलब इसकी मात्रा जो है अगर ऊपर नीचे हो जाए तो वो दोष उत्पन्न कर देती है, हमारी बॉडी में विकार उत्पन्न कर देती है। हारिका जी इसको बोल रहे हैं। स्तंभ जी जी पवन जी। सर, इसको स्तंभ इसीलिए बोला गया है कि आयुर्वेद में जो होता है 140 प्रकार का जो होता है, 40 प्रकार का जो होता है कफ रोग होता है, 20 प्रकार का कफ, 40 प्रकार के बात रोग होते हैं, सॉरी पित्त रोग होता है, 80 प्रकार का जो कफ रोग है। इतने ही जो 120 या सॉरी 140 होता है, हाँ, तो इतने ही में सही है, जितने भी आगे रोग बढ़िए। आते हैं सभी इतने ही रोग में आते हैं। इसीलिए स्तंभ बताया गया कि तीनों अगर बैलेंस रहेगी तो हम वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा, अगर डिसबैलेंस होती है तो वो निरोग कहलाएगा, रोगी कहलाएगा, सॉरी रोगी कहलाएगा। ठीक है जी। ऐसे 3 तत्व हैं ये वात पित्त और कफ, जो स्वास्थ्य के आधार स्तंभ हैं। और जब हम दूषित अनुचित आहार विहार करते हैं कोई भी, तो उससे ये जो हमारे वात पित्त कफ है ये दूषित हो जाते हैं और दूषित होने पर ये रोग पैदा करते हैं। इसीलिए इनको त्रिदोष कहा गया। वैसे तो हम जनरली देखें दोष का मतलब गलत होता है, पर एक तरफ हम कह रहे हैं कि इन्हीं से हमारा शरीर, ये तो स्तंभ है, तो स्तंभ इनको इसीलिए बोला गया है। और दोष इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये इनकी सीमा से अधिक बढ़ने या घटने पर ये समय दूषित हो जाते हैं और धातु को भी नष्ट करते हैं। जो हमारे सप्त धातु होती हैं उनको भी ये दूषित करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही गड़बड़ाती चीज वो पूरा ही स्वास्थ्य ओवरऑल खराब हो जाता है। मानव शरीर का निर्माण दोष धातु मल इन तीनों तत्वों के मेल से बना हुआ है। इन तीनों दोषों के सम होने से ही शरीर का धारण या स्वस्थ रहना संभव है। इसलिए इन्हें सम अवस्था में धातु भी कहा गया है। और जब गड़बड़ाते हैं तो इनको दोष तो ऑलरेडी बोलते ही हैं। शरीर की भौतिक, रासायनिक और वैज्ञानिक सभी क्रियाओं का नियमन भी यही दोष करते हैं। भौतिक क्रियाएं जो होती है शरीर की और रासायनिक जो भी केमिकल क्रियाएं होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। आगे आप पढ़ेंगे इनको अच्छे से। और वैज्ञानिक जो कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो ये वैज्ञानिक क्रिया होगी ना हमारी। और रासायनिक वो केमिकल होएगा, अब जैसी चीज खाते हैं वैसा ही बनता है हमारा शरीर, वैसे ही हमारी धातुएं काम करती है, वैसा ही इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे हमारे मन पे आता है। इन्हीं दोषों के प्रकोपित होने से अनेकों रोगों का जन्म होता है। ठीक है जी। त्रिदोष और उनका आश्रय स्थान। 3 दोष होते हैं वात पित्त और कफ। अब उनको जानते हो त्रिदोष कौन से होते हैं और उनका कहाँ कहाँ स्थान होता है। वात का स्थान होता है जी नाभि से नीचे का भाग, छोटी आंत, बड़ी आंत, कमर, जंघा, टांगे और हड्डियां। ऐसा नहीं कि यही होता है, ये मुख्य है। होता तो बात पूरे शरीर में, क्योंकि नाक से हम इनहेल करते हैं, नाक से एक्सहेल करते हैं, तो वो तो होता ही है, वो तो सारे लंग्स तक भी आता है। पर ये मेन है वो बताया गया है इसके अंदर। तो नाभि से नीचे का भाग, छोटी आंत, बड़ी आंत, कमर, जंघा, टांगे और हड्डियां। ठीक है जी। इसमें मेनली हमारा जो होता है वो नाभि से नीचे छोटी आंत और बड़ी आंत का ये भाग होता है। जब किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा बनती है तो आप देखेंगे उसका जो एब्डोमेन एरिया होता है वो फूल जाता है। पर वो लोग उसको साथ में अगर एसिडिटी भी मुझे तो बोलते हैं कि मेरे तो कलेजे में दर्द है और मेरे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मेरे तो सिर के ऊपर चढ़ गई, ये हो गया वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। वात जो होती है वो उनका मेन स्थान यही होता है।
क्योंकि नीचे लिखा ना नाभि से नीचे का भाग, छोटी आंत और बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद आगे खत्म। आगे होता है जी पित्त। पित्त होता है छाती व नाभि के मध्य का भाग। नाभि से ऊपर और छाती से नीचे का भाग हो गया, वो जो मिडिल भाग होगा उसको बोलते हैं, वो पित्त का मुख्य एरिया होता है, वहां पे पित्त सबसे ज्यादा बनता है। पसीना हो गया, पसीने में होता है, पसीना तो ओवरऑल बॉडी में होता है। लसीका हो गया, रक्त हो गया, और पाचन संस्थान हो गया, मूत्र संस्थान हो गया, इनके अंदर होता है। जब एसिडिटी बोलते हैं या पित्त बोलते हैं वो एक ही होता है। पित्त का मतलब गर्मी होता है, शरीर की गर्मी बढ़ना। जब वो ज्यादा बन जाती है एसिडिटी तो वो ब्लड में चली जाती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है रक्त व पाचन संस्थान, और पाचन संस्थान जब गड़बड़ाता है तभी वो पित्त बनता है, और पित्त के बनने से ही वात ज्यादा बनता है। फिर तो आप अपने खाने का ध्यान रखा करिए। आगे आता है जी कफ। कफ जो होता है हमारा कंठ से ऊपर का भाग जितेंद्र होता सर, है। कंठ हो गया, आवाज सिर जो है हो रुक गया, रुक के आ रही है गर्दन हो थोड़ी। गया, छाती होगी, हमारी हड्डियां होगी, और उदर का ऊपरी भाग, अपर एब्डोमेन बोलते हैं जिसको, वो होगा हमारा। और शरीर का मेद धातु सर वो भी कफ के अंदर आती है, जिसमें हमारे वो सर जो टाइट्स, ये यहाँ तक सर समझ में जो आ रहा है सभी को? सर 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 जी बोलिए, जी सर बोलिए। आवाज कट रही है आपकी। अभी क्लियर है जी? पित्त से आपकी आवाज बहुत कट पित्त से आपकी अब आवाज बहुत कट गई है, तो सुनाई नहीं दिया कुछ। ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी ठीक है जी। पित्त से दोबारा सुनना आपने। पित्त जो होता है हमारा, वो पित्त बोलते हैं शरीर की गर्मी को। ठीक है, जो एसिड होता है वो उसी के अंदर आता है। वो हमारा छाती व नाभि के मध्य का भाग होता है। छाती से लेके नाभि से ऊपर का भाग और छाती तक का भाग, उसको हम पित्त के एरिया में गिनते हैं कि यहाँ पित्त सबसे ज्यादा बनता है। उसके बाद पसीने में होता है, लसीका में होता है, रक्त हो गया हमारा ब्लड के अंदर होता है, पाचन संस्थान के अंदर होता है, और मूत्र संस्थान के अंदर होता है। अभी आ रही है मेरी आवाज आप सभी को? जी सर। ठीक है जी। देखो पित्त समझते हैं, जो बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ जाती है ना, कुछ भी खाने पीने से या इन्वायरमेंट से, किसी भी चीज से, तो वो किन किन चीजों पे इम्पैक्ट करती है सबसे ज्यादा, वो इसके अंदर बताया गया है। वो छाती के अंदर, छाती में जलन पैदा करती है। कोई भी गर्म चीज, ज्यादा मिर्च मसाले की चीज खाते हैं, कोई तीखी चीज खा ली, या कोई गर्म चीज ऐसी खा ली, या गर्म तासीर की चीज खा ली, भले हमने वो फ्रिज से निकाल के खा ली। जैसे आपने सुना होगा कि बैंगन को आप चाहे फ्रिज से निकाल के खा लो, शरीर के अंदर जाके वो गर्मी ही पैदा करेगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम इनटेक करते हैं तो हमें पता नहीं होता, पर वो बॉडी के अंदर जाने के बाद वो गर्मी ही पैदा करती हैं। और वो गर्मी पैदा करती है, तो फिर वो गर्मी निकालने के लिए जो रास्ते हैं वो इसमें बताए गए हैं। ये वो छाती में जलन होती है, नाभि के, छाती से नाभि के मध्य का भाग होता है, तो पसीने से भी निकलता है, वो लसीका के थ्रू भी रक्त में जाके, वो जब ज्यादा बन जाती है, बढ़ जाती है एसिडिटी, तो वो ब्लड में चली जाती है, उसको ब्लड एसिडिटी बोलते हैं। और वो क्लोट्स बनाती हैं और ब्लड को गाढ़ा कर देती है। फिर आप ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर खून पतला करने की दवाई देते हैं, लहसुन खाने को बोलते हैं, वगैरह वगैरह। और पाचन संस्थान पे भी उसका बहुत इम्पैक्ट आता है, भूख नहीं लगने देता हो। और जब उसका ट्रीटमेंट चलता है तो वो हीट, हमारी जो गर्मी शरीर के अंदर जो पित्त बढ़ा हुआ है, वो यूरिन के थ्रू निकलता है, तो उसको फील भी होता है, उसमें जलन होती है, जो हमारा, जहाँ से यूरिन बाहर होता है, तो उस एरिया को इसमें इसलिए काउंट किया गया क्योंकि वहां से फील होता है आदमी को, जब पित्त बड़ा हुआ निकलता है। जब भी कोई टैबलेट लेते हैं, जो भी मेडिसिन से या किसी भी थेरेपी से हम जब बड़े हुए पित्त को कम करते हैं तो।
अब समझ में आ गया जी? सर हेलो, हरिओम सर। जी जी। हाँ सर, ऐसा बता रहे थे जैसे बैगन को आपने फ्रिज में रखे और वो उसका मतलब, इसका मतलब हम समझे कि उसका तासीर एक्चुअल में रहता होगा, गर्म ही रहता होगा ना, ऐसा? हाँ, कुछ चीजें हैं जो आप आगे पढ़ेंगे आयुर्वेद में, अभी तो जी स्टार्टिंग है। आगे आप पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें पता ही नहीं होता। और वो ऐसी है, चाहे आप उनको उबाल के खा लो, मतलब गरम गरम को खाओगे तो भी वो अंदर जाके ठंडी पैदा करेगी। और कुछ चीज ऐसी भी होती हैं जिनको आप बेशक उसको फ्रिज में, जैसे मैंने बताया ना, बैंगन को अगर बैंगन की सब्जी आपने बनाई है या भरता है, अगर आप उसको फ्रिज में रखे हुए, बिल्कुल चिल्ड है वो, अगर उसको आप बगैर ठंडा, क्योंकि आप लोगों ने सुना कि फ्रिज की सब्जी को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, तो आप में से मान लो मैंने ही या किसी ने भी, आपने लगा लो पवन जी, अगर आपने बैंगन की सब्जी को यूं का यूं फ्रिज से निकाल के खाया, सोचा कि भाई गर्म करेंगे तो ये और ज्यादा खतरनाक है, इससे बढ़िया फ्रिज में रख ली, खतरनाक तो हो ही गई, तो इसको ऐसे ही खा लेते हैं। तो आप सोचे कि ठंडी है, गर्मी का दिन है, ठीक है खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको ठंडक पैदा करेगा वो। बैंगन शरीर के अंदर जाने के बाद आपको गर्मी ही पैदा करेगा, बैंगन की तासीर गर्म होती है। ठीक है जी, वो मीन्स आप ऐसी आगे जाने। हाँ, वो मीन्स यही हुआ रासायनिक, ना सर कि हाँ हाँ जी, उसका रासायनिक केमिकल रासायनिक फॉर्म। गुण ऐसा, आगे आप पढ़ेंगे, उनके तीन चार होती हैं वो चीजें, वो भी समझ में आ जाएंगे आपको, उससे फिर सब उसमें है आयुर्वेद में। आगे आगे है जी त्रिदोष। त्रिदोष मतलब हमारे तीन दोष, वात पित्त और कफ, और उनसे होने वाले रोग। कफ रह गया ना हमारा, कफ पढ़ते हैं। कफ होता है हमारा कंठ से ऊपर का भाग, कंठ हो गया, सिर हो गया, छाती होगी, गर्दन होगी, हमारी हड्डियां होगी, और पेट का ऊपरी भाग जिसको हम अपर एब्डोमेन बोलते हैं वो हो गया, जो हमारे लीवर की तरफ का हो गया या आमाशय की तरफ का हो गया, एपिगैस्ट्रियम की तरफ का। और शरीर की जो मेद धातु होती है, मेद मतलब जो मोटी गांठ होती है, मेद मोटे आदमी को बोलते हैं, जिसपे चर्बी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं। तो जो मेद धातु होती है वो हो गया। कंठ से ऊपर का भाग जो हमारा, मान लो, वैसे तो मेन ये गिने जाते हैं, पर छाती भी इसी के अंदर आती है, और हड्डियां आती है इसके अंदर, उधर का ऊपरी भाग हो गया। तो कफ जब बढ़ता है तो इन चीजों पे इम्पैक्ट ज्यादा करता है, इसलिए इन चीजों को गिना गया। आपने देखा होगा कफ के बढ़ने से बार बार स्पिट करता आदमी, बार बार नाक बहती उसकी, और आगे चले तो छाती उसकी जाम हो जाती, छोटे बच्चों को चेस्ट कंजेशन ज्यादा होती, क्योंकि छोटे बच्चों में कफ ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, और जो जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में गर्मी ज्यादा बढ़ती, तो हमारे पित्त होता है हमारा ज्यादा। आगे आप उनके गुण जानेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, आप वात प्रकृति के हो, पित्त प्रकृति के हो, या आप अम, कफ प्रकृति के हो। हमारी हड्डियों में दिक्कत आती है उससे। और उधर का ऊपरी भाग है, वो बार बार खांसी आती तो पेट में भी दर्द बहुत होता है। कई लोग कहते हैं कि मेरे तो खांसी इतनी बढ़ गई, खांस खांस के बुरा हाल हो गया, पेट भी दुखने लग गया। और शरीर के मेद धातु होती है, कफ जिसको बढ़ता है तो उस आदमी की मेद धातु बढ़ती है, उसका मतलब मोटापा बढ़ता है। तो आप में से अगर किसी को मोटापा है तो आपका कफ बढ़ा होगा, कफ को कम करिए आहिस्ता आहिस्ता। आपने उसमें पढ़ा होगा ना, अटपर दीपिका में, घेरन संहिता में पढ़ा है शायद। घेर संहिता में बोलते हैं ना, जिनको मोटे लोग हैं उनको करना चाहिए षटकर्म, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। जी ऐसा सर, हट पढ़ने में आया, प्रतिपिका। अटपर दीपिका में बोला गया है ना। हाँ सर। हाँ, सभी लोगों के लिए नहीं है, जिनको कफ बढ़ा हुआ है सिर्फ वही लोग करें। अब इसमें देखो आयुर्वेद भी यही बोल रहा है ना, शरीर की मेद धातु, मेद मतलब मोटापा, मोटापा मतलब कफ बढ़ा हुआ है उसका। और आगे डीपली हम जान लेंगे इन चीजों को। अब जानते हैं हम कि जो हमारा दोष है, त्रिदोष है हमारे, जो वात पित्त कफ, उनसे कितने प्रकार के रोग होते हैं। पूरे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, 80 रोग होते हैं वात के, 80 रोग होते हैं वात से। और पित्त से होते हैं 40 प्रकार के रोग, और कफ से होते हैं 20 प्रकार के रोग। वात मतलब वायु, वायु से होने वाले रोग जैसे अर्थराइटिस हो गया, और वात से होने वाले जितने भी रोग होते हैं वो 80 प्रकार के रोग होते हैं। पूरी लिस्ट तो मेरे को भी नहीं मिल पाई है, मैं ढूंढ रहा था। और पित्त से जो होते हैं वो 40 प्रकार के रोग होते हैं, जैसे पित्ती उछलना आपने सुना होगा, शरीर पे वो फोड़े फोड़े, क्या बोलते हैं आप लोग समझ पाएंगे नहीं, दाफड़ बोलते हैं उसको। जी सर। जैसे वो किसी को जैसे मच्छर काट जाता है ना, खल्स। वो उसपे थोड़ा सा जी। स्किन का थोड़ा सा उभर जाता है, बढ़ जाता है वो, ऐसे ऐसे पूरी बॉडी पे हो जाते हैं, उसको पित्त बोलते हैं। और जब शरीर की गर्मी पूरी बढ़ जाती है तब आपने देखा होगा तो सुना होगा किसी को
कि सबसे खतरनाक बीमारी होती है उसको बोलते कोढ़ लग गया इस आदमी को, तो उसके जी सर। बिल्कुल ऐसे लटक जाते हैं जैसे 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 स्ट्रॉबेरी होती है ना, स्किन की ऐसे गांठें उसके शरीर से बाहर आके लटक जाती हैं पूरे शरीर पे, तो उसको कोढ़ बोलते हैं। वो भी शायद पित्त के अंदर ही आता है, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियां हमारे होती हैं, और इनका शुरुआत हम लोगों सब के अंदर है, छोटा थोड़ा बहुत सा देखेंगे तो, क्योंकि किसी का खाने पे कंट्रोल नहीं है, किसी को कुछ चीज पसंद है, किसी को कुछ चीज। मेन इसमें घूम फिर के आहार ही आएगा आपका, वो अभी आगे आप पढ़ेंगे। तो वात से सबसे ज्यादा रोग होते हैं, और पित्त से उससे कम होते हैं, कफ से उससे भी कम होते हैं। इसको आप याद कर लेना अच्छे से, ये पूछे जाते हैं। आगे आता जी, त्रिदोष एवं पंच महाभूत का आपस में संबंध क्या है। वात जो हमारा बनता है वो हमारा आकाश तत्व से और वायु तत्व से बनता है। पित्त जो हमारा बनता है वो अग्नि तत्व से और जल से बनता है। और जो कफ हमारा बनता है वो जल से और पृथ्वी तत्व से बनता है। इसको आप याद कर लेंगे जी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सीक्वेंस में है, तो पहले दो से बनता है वात, अगले दो से बनता है पित्त, और सबसे लास्ट वाले से और उससे पहले वाले से, सेकंड लास्ट से, इन दोनों से बनता है कफ हमारा। ठीक है जी। हाँ जी ना जी जी। सर। जी सर। जी सर। जी। अब हम जानते हैं वात क्या होता है। वात मतलब वात या वायु। एक मिनट, जी 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 जी। चलो इतना ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा ही है, ये पीडीएफ में भेज दूंगा। अब जानते हैं हम वात क्या होता है। वात या वायु, ये दोनों ही संस्कृत शब्द संस्कृत के वा गति गंध न हो धातु से बने हैं। इसके अनुसार जो तत्व शरीर में गति या उत्साह उत्पन्न करे वह वात कहलाते हैं। अब इसको आप अपनी बॉडी की लैंग्वेज के हिसाब से अपने आप से इसको मैच कर देना, किसके अंदर उत्साह है, कौन ज्यादा चंचल है, किसके अंदर एक्टिवनेस बनी रहती है, कौन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ओवर एक्साइटेड रहता है। तो ये वात के अंदर आते हैं सारे के सारे। वात के बिना दूसरे दोष जो पित्त और कफ है वो पंगु हैं। पंगु बोलते हैं, जनरल भाषा में लंगड़े को बोलते हैं, वैसे हैंडीकैप कह सकते हैं आप लोग। इसका मतलब ये है कि वात के बिना दोनों दोस्त जो पित्त और कफ है वो वात के बिना काम ही नहीं करेंगे। उन चाहे पित्त हो चाहे कफ हो, उनको हेल्प चाहिए चाहिएगी वात की। वो कैसे चाहिएगी, क्योंकि कोई कुछ चीजें ऐसी है जिनको पित्त की जरूरत है तो वात के साथ ही जाएंगी, कफ की जरूरत है तो वो भी वात के साथ ही जाएगा। इन दोनों को हेल्प वात की लेनी पड़ती है, तब जाके ये पूरे होते हैं। अगर वात ना हेल्प करे तो ये पंगु हो गए। पंगु मतलब लंगड़े या खड़े रह गए एक जगह, कुछ भी कह सकते हो आप, इसको समझ सकते हो। क्योंकि वात ही इन दोषों और मलों को अपने अपने स्थान पर स्थिर पहुंचाता है, रखता है वहां पे, तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य तंत्र अंग जो अन्यंत्र है, हमारे जो अंग तंत्र हैं वहां तक पहुंचाता है। जैसे बॉडी के अंदर हमारे कैल्शियम इकट्ठा होता है, बाद में जरूरत पड़ने पर उससे वापस लिया जाता है। ऐसे ही प्रोटीन कहाँ इकट्ठा होता है हमारा। प्रोटीन मतलब किस सेंस में सर? हाँ, हमारे बॉडी में प्रोटीन कहाँ इकट्ठा होता है, कोई बताएगा। प्रोटीन से मसल्स हमारे में। मेन से क्या बनता है। हॉर्मोन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते राइबोसोम। हैं। जी जी, राइबोसोम। और नहीं समझ पाया मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जैसे ना हमारे सर। प्रोटीन से जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में आता है, बाद में जरूरत पड़ने पर, जब मान लो हम जंगल में गए, कहीं जगह गए, तो हमारी बॉडी है ना वो अपने आप फिर उनसे न्यूट्रिशन लेके वो अपना काम करती है। आगे मैं आपको समझाऊंगा, आगे आएगी इसमें, वो आपको समझ आएगा बाद में। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का मूल कारण जो होता है वात का प्रकोपित होना है। वात कहाँ बनती है सबसे ज्यादा, आप बताएंगे, मतलब स्टार्टिंग में वात बनती कहाँ पर है बॉडी के अंदर, कोई बताएगा मेरे को। पहले रीजन में अपन वायु जो के पास हमारी एरिया में। नहीं वो तो जॉइंट्स है वहाँ उसमें।
वहां पर तो इम्पेक्ट करती है जी। बनती कहाँ पर है वायु? लंग्स में, चेस्ट रीजन, प्राण रीजन। नहीं जी नहीं, वो तो डायरेक्ट। हम आउटर, वो तो आउटर होगी ना, वो तो हम इनहेल एक्सहेल करते हैं। हम खाना खाते हैं, खाना से हमारे वात बनती है, पित्त बनता है। वो वात कहाँ बनती है, कोई बताएगा? वो तो इंटेस्टाइन में पेट के कनेक्शन अंदर। होती है, पेट में। पेट में तो बहुत कुछ होता है जी। पेट तो हम अपने पेट पे हाथ लगा देते, ये सारा ही पेट है, उसके अंदर फंडस। किडनियां भी बड़ी होती है, आंत में लीवर। क्या? हाँ जी। बड़ी फंडस। आंत में। अमाशय बड़ी आंत में। में नहीं, देखो सर हाँ, छोटी आंत बड़ी आंत वो आपने जो पढ़े हैं ना, वहां वहां पे वो सर्कुलेट होती है, और वहां से हाँ, सर्कुलर बड़ी आंत से वो बाहर चली जाती है, जिसको हम गैस पास बोलना बोलते हैं। पर सर तो बनती कहाँ पर, मैं ये है जी। स्टमक में फंडस वाला अमाशय। एरिया। एक एनाटोमी पढ़ा होगा आपने, एक सी नुमा आकृति का कोई पार्ट होता है बॉडी का। कार्डियक। सिकम। हाँ जी। सिकम, जो सिकम तो इंटेस्टाइन में होता है जी। बट वही तो सी टाइप का पारिका जी है ना। बोल रहे हैं ना, सिकम का हाँ जी, जिक्र हाँ जो जी। पारिका जी। पारिका जी, बड़ी आंत में पहले छोटी आंत चलती है, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत चलती है, बड़ी आंत से बाहर हो जाता है। जी। यहाँ तक तो चल रही है, लेकिन छोटी आंत में भी कहीं से आई ना, वो देखो ना, वो पीछे कहाँ से आई है। व- सीन अ, आकृति का कोई हमारा ऑर्गन होता है, आपको समझ में नहीं आया? सी एनाटोमी का इतना नुमा अच्छे तो से हमारा। पढ़ाया मैंने। बॉडी के अंदर एक सी नुमा आकृति का कोई ऑर्गन होता है, जिसको बोलते हैं कि अगर वो ठीक रखना है तो आपने राजमा ज्यादा खाना चाहिए, राजमा की शेप का होता है वो। अब समझ में आया कुछ? किडनी। किडनी किडनी सर। होता है किडनी। सर। किडनी। नहीं जी, नहीं नहीं। नहीं, किडनी आप नहीं तो होता है। वैसे, वो पत्ता हाँ के आकार बोलिए की बोलिए। वो पत्ते के आकार की वो होती तो है, उसका नाम पैनक्रियाज ऑप्शन हुआ। रहेगा पेनक्रियाज। हाँ, पेनक्रियाज है, सॉरी सॉरी भूल गए, पेनक्रियाज ही है। नहीं नहीं जी, एक ड्यूडिनम नाम का नहीं। कोई पार्ट पढ़ा था आपने? हाँ जी। हाँ, ओके, जेजेनियम नहीं फिर वो तो मैं। ड्यूडेनियम पढ़ा था सर। लेकिन वहां पे तो जूसेस होते हैं जो फूड के नहीं, अंदर करेक्ट है, मिक्स हो क्योंकि जाते वहां पे जो जूसेस सिक्रीट होते हैं, वही बेसिकली इतने ज्यादा सिक्रीट होते हैं कि जो खाना बनता है बाद में फ्यूम्स के फॉर्म में मतलब उड़ता है, जो मतलब वो बात हाँ। पता करता है। अरे मैंने इतने अच्छे से मैम ने पढ़ाया, और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, सी टाइप का। उसके बाद ही चलती है ना छोटी आंत, उसके बाद ही बड़ी आंत चलती है। जी। फिर फर्स्ट तो ये होता है, लेकिन सिक्किम में जो होता है वो पूरा एरिया जो वहां पे होता है, वहां पे सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि एक तरह से सड़ता है खाना या उबलता है एक तरह से ये। हाँ 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 हाँ। उसके बाद ही एब्जॉर्प्शन होने स्टार्ट होते हैं ना, उसके बाद उन वहां तक तो उसमें जी वो जूस मिलते हैं। लीवर से जूस आते हैं, पेनक्रियाज से पेनिक्रियाटिक जूस आते हैं ना। जी जी जी। हाँ, उसके बाद खाना डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद ही उसमें से जो पचना है वो पच जाता है, जो सड़ना हो उससे फिर वात बनती है, और वात बनती है वहीं से फिर पित्त स्टार्ट होता है। फिर वात और पित्त दोनों काम करते हैं इकट्ठे। और पित्त जब जी ज्यादा बढ़ता है तो वो पित्त बढ़ के कुछ मतलब कुछ दिनों तक वो पित्त 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 चलता है, उसको बोल देते हैं एसिडिटी, बोलते हैं हम लोग, पेट की गर्मी बोल देते हैं। और फिर वो ज्यादा बढ़ जाती है तो वो फिर ब्लड में चली जाती है, क्योंकि हम इनटेक करते हैं, हमें पता नहीं होता चीजों को कि कौन सी खानी चाहिए कौन सी नहीं खानी चाहिए। कई अच्छे घरों में मैंने देखा कि लोग बोलते हैं कि आप ये खाइए, जूस पीजिए सुबह सुबह। पर आपको पता होगा कि अगर आपका एसिड बढ़ा हुआ है तो सिट्रिक एसिड चीजें उसमें इनटेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एसिड जी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है। आप और एसिड ले रहे हैं तो वो एसिड प्लस एसिड और ज्यादा बढ़ गया, तो वो और एसिडिटी बढ़ाएगा। पर वो लोगों को पता नहीं होता, वो भी चलो ज्ञान के अज्ञान के कारण कोई मौसमी का जूस पी रहा, कोई नींबू पानी पी रहा, वो और ज्यादा एसिडिटी डकारे लिए जा रहे हैं। उनको पता नहीं होता, फिर बाद में वो पता चलता है तब कहते हैं हाँ ये तो ठीक हो गया बहुत जल्दी, अरे सर दो दो दिन में ही ठीक हो गए, बुरा हाल हो रखा था। तो इसमें आप आगे पढ़ेंगे जो गुण होते हैं उनके। जैसे आप वो ये पवन जी बोल रहे थे ना कि बैंगन का वो शरीर के अंदर जाएगा तो वो गर्मी ही पैदा करेगा, वो इसलिए उनके गुण होते हैं। आप एसिड खाओगे तो एसिडिटी ऑलरेडी बढ़ी हुई तो वो बढ़ाएगी। अब वात की भी ऐसी ही होती है, हम इनटेक करते हैं चीजें, हमें पता नहीं होता वात बढ़ी हुई है, फिर भी हम कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं, पहला सडन पच नहीं रहा, अगेन हम कुछ ऐसा खा बैठते हैं, ऑपोजिट चीजें खा बैठते हैं। वो भी आगे आगे जैसे विरुद्ध चीजें होती, कुछों के गुण आपस में मेल नहीं खाते। जैसे दूध और दही को नहीं एक साथ खा सकते, कढ़ी को और दही को दूध को हम एक साथ नहीं खा सकते। आप जैसे पड़ा हुआ आपने जैक फूड के साथ, आपने जैक फ्रूट होता है उसके साथ दूध नहीं पी सकते, कटहल के साथ, नॉनवेज के साथ आप दूध नहीं पी सकते। ये चीजें बढ़ती हैं बाद में जा, क्योंकि अपोजिट होते हैं इनके दोनों के जो गुण, जो इनके विपाक होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। वो जब इनटेक करते हैं तो अंदर जाने के बाद
आपस में उनका फिर वो केमिकल रिएक्शन इतना बढ़ जाता है कि वो एसिड भी बढ़ाते हैं और गैस्ट्रिक भी बढ़ती है, तो वात भी बढ़ेगा, पित्त भी बढ़ेगा। ठीक है जी, समझ में आया? जी सर। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सभी रोगों प्रकार के रोग का जो मुख्य कारण होता है वो वात का प्रकोपित होना है। और यहाँ प्रकोपित होने से आप ये मत समझिए कि उसका बढ़ना ही होता है, उसका घटना भी हो सकता है। सामान्य भाषा में हम इसको प्रकोपित से मतलब यही सोचते हैं कि वो चीज बढ़ गई। तो यहाँ हम जनरली जो लेके चलेंगे वो ये लेके चलेंगे कि उसका डिसबैलेंस होना, वो घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, उस दोनों को हम प्रकोपित में मानेंगे। नर्वस सिस्टम की सभी क्रियाओं का नियंत्रण भी वात से ही होता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। जो वात का विशेष गुण होता है वो योग वाहिता बोलते हैं उसको, और जिसका अर्थ होता है अन्य दोषों के संयोग से उनके गुणों को धारण करना। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, सुना जी है जी? सर जी। जी सर। जी जी। पानी की अगर वो जब पूछते हैं पानी का एक्सप्लेन करे तो बोलते हैं ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। और फिर जिसमें मिला दो उसका टेस्ट भी ले लेता, उसका रंग भी ले लेता, उसका गुण भी, सब कुछ ले लेता। तो बात भी ऐसे ही है, ये अन्य दोषों के संयोग से जब वो किसी के टच में आता है तो उसके गुणों को धारण कर लेता है वात। अब वो पित्त के साथ बढ़ मिल जाता है तो फिर वात पित्त की प्रकृति बना देता है, कफ के साथ बनता तो वात कफ की प्रकृति बना देता है। इस प्रकार जब वात पित्त दोष से संयोग करता तो उसमें दाह, गर्मी, उष्णता आदि पित्त के गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार जब वात कफ दोष से संयोग करता है तो उसमें शीतलता आ जाती है, क्लेदन आ जाती है, गीलापन आ जाता है, चिपचिपा आ जाता है, ये आदि गुण आ जाते हैं। ये कफ के गुण होते हैं। तो वात का अपना कोई गुण नहीं है, वो जब उनके साथ टच में आता तो उनके भी गुण ले लेता है। वैसे तो वात के गुण आपने पढ़ ही लिए, वो गुण है, पर अकेले वात में ये खासियत है, इसीलिए इसको योग वाहिता बोला गया है। ठीक है ना? वो जब भी जिसके भी संयोग में आता है, टच में आता है, जिसके भी जिससे भी जुड़ जाता है, जैसे मान लो वात से जुड़ पित्त से जुड़ा तो शरीर के अंदर वात पित्त का गुण आ जाएगा, वो गर्मी और ज्यादा बढ़ा देगा, डकारे बार बार ज्यादा आएगी उसको, छींके आएंगी बार बार। और जैसे जब वो कफ बढ़ा देगा तो कफ के वाले रूप आ जाएंगे उसमें, फिर वात और कफ दोनों चलेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, मैंने इतनी पीडीएफ बनाई थी आपकी। ठीक है जी, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर लूं कुछ बच्चों से। जी सर। एक मिनट। चलिए, आप लोगों में से हैंड रेज करेगा जी, कोई बोलेगा नहीं कि आयुर्वेद को किसका उपवेद कहा गया है, कोई बताएगा जी?